बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूँ सुमैरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, ऑपोजिशन हमें बहुत दफ़ा इकट्ठे होते हुए नजर आए और बिलाखिर वो बिखर जाती थी। आखिरी दफा की अगर बात की जाए तो पीडीएम बनी, जिसका बड़ा वावेला मचाया गया और शहर शहर जाके वावेला मचाया गया और उसका अंजाम इंतहाई बुरा हुआ, इंतहाई बुरी तरह से वो फ्लॉप हुई। यहां तक के इल्जाम तराशियों तक भी मामला पहुंचा, जिस तरह से पहले भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर हमेशा से ऑपोजिशन की तरफ से सवालिया निशान लगते रहे हैं, अब भी लग रहे हैं। नाअहल हुकूमत का लेबल लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। अगर इस तरह का कोई मामला है तो ऑपोजिशन को इस तरह से इकट्ठे हो जाना चाहिए था, इस तरह से स्ट्रांगली अपना रोल प्ले करना चाहिए था कि यह हुकूमत एक महीना तो क्या 15 दिन भी ना टिक पाती। अब यहां पर जो हमारा सवाल है अपने पैनलिस्ट से वो यही है कि क्या ऑपोजिशन फ्रेंडली और कमजोर है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं हमारे साथ सैयद शोएबुद्दीन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। फयाज वड़ाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मीनवाइल इंग्लैंड से हामिद खान अल मशरकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। शेब साहब, क्या कहेंगे, ऑपोजिशन फ्रेंडली और कमजोर है, हो चुकी है, पहले भी थी, क्या सूरत हाल है? फ्रेंडली तो है ही नहीं। फ्रेंडली होती तो अब तक इतनी कोशिशें ना करते। अच्छा, मसला ये हुआ कि 2018 के जो इंतखाबात थे उसके अंदर रिजल्ट स्कैटर्ड आ गया कि जमातें महदूद हो गई। सिर्फ पीटीआई वाहिद जमात है जो कराची में भी मौजूद है जी, सूबा सराद में 2/3 है, पंजाब में उसकी हुकूमत है, ये एक वाहिद जमात है। वरना पीपल्स पार्टी आप देख लीजिए कि पंजाब में टोटल 7 सीटें हैं उसकी कौमी असम्बली में 372 में। बिल्कुल। सिंध में उसकी हुकूमत है और अच्छी तगड़ी हुकूमत है, लेकिन केपीके में उसके पास कुछ भी नहीं है, सही, बलूचिस्तान कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून सिर्फ सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो गई है। कराची में भी कहीं पे कुछ नहीं है। दोबारा निगरान हुकूमत के भी जो वहाँ पर निगरान हुकूमत कह रहा हूँ, सॉरी, जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है उसमें भी कुछ नहीं मिला उनको। तो मतलब ये बिखरे हुए हैं, अच्छा, टुकड़े हैं छोटे छोटे, एक ताकतवर अपोजिशन नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि मौलाना फजल रहमान असम्बली के अंदर नहीं है। सही, वो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं असम्बली में नहीं है तो असम्बली चल कैसे रही है, मेरे बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। सही, तो मौलाना साहब पहले लेके निकले कराची से, उनको पूरी मदद मिली पीपल्स पार्टी की। पंजाब में दाखिल हुए, नून ने उनका पूरा साथ दिया, उनको सिर्फ साथ पैसों की हद तक दिया, बंदे उनके पास अपने थे। इस्लामाबाद जाके उन्होंने एक ऐसी जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला जहां से कोई भी हिट ना हो, सही, ना पिंडी वाले और ना इस्लामाबाद वाले, दरमियान में बैठ गए वो, ठीक है, और फिर वहां से चले गए। लेकिन इसके बाद जो पीडीएम के साथ बुरा सलूक हुआ वो बहुत बुरा हुआ कि वो जो कहते रहे वो कर नहीं सके। पहले यहाँ हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम निकाल देंगे, हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम वहां पहुंच रहे हैं, हम आपको बंद कर देंगे, निकलने नहीं देंगे। और उसके बाद हालत ये हुई कि नहीं, हम इस्तीफे नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक है, नहीं, हम अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे। और फिर वो 2 सीटों के ऊपर सेनेट की जिस तरीके से बिखरे, बिल्कुल टोटल स्कैटर्ड हो गए। अब उनके पास कुछ नहीं है। सही, नून और पीपल्स पार्टी अभी दोबारा बजट पे इकट्ठे हुए, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर फिर बिलावल ने अटैक कर दिया। बिल्कुल कि जी वो आए नहीं, हालांकि उसको पता था कि शहबाज शरीफ साहब अपने कजन की और अपना रस्म कुल में शकील, बिल्कुल ठीक है, उनके कजन का एक दिन पहले इंतकाल हुआ, वो उस दिन भी नहीं जा सके। अगले दिन बजट था, वो लाहौर में कुल में बैठते या वहां जाते। सही, सही, वो उनके फर्स्ट कजन है तारिक शफी साहब, जी जी बिल्कुल, और वो इनके भाइयों की तरह इनके साथ थे शुरू से। ठीक है, आपने कहा फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, कमजोर है। कमजोरी ही तो है जो उसको इकट्ठा नहीं होने दे रही। कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि आपस में नफरत है इतनी ज्यादा है कि उन नफरतों की वजह से एक पेज पे नहीं आ पा रहे, ठीक है, और अपनी कमजोरी एक्सपोज कर देते हैं। ठीक हो गया। फयाज साहब, जब हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज ऑपोजिशन अपना किरदार निभा रही थी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इसको कहा गया था। इनके एहतजाज पे, इनके धरनों के ऊपर डिसीजंस लिए जाते थे, बिजली की कीमतें कम हो जाती थी, महंगाई कम हो जाती थी।
लेकिन इतने साल हुकूमत करने वाली पार्टीज जब ऑपोजिशन में है तो वो कमजोर क्यों दिखाई दे रही हैं? फ्रेंडली हैं या कमजोर हैं? क्या क्या बात है? हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर किया ना कौमी असम्बली में, उनके जो हाथ के नोट्स लिखे हुए थे ना, तो उन्होंने सबसे जो ऊपर जुमला अपने कलम से लिखा हुआ था कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकला है। और फिर उन्होंने वही जुमला अपनी तकरीर उसी से शुरू की। ठीक है। उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान और हुकूमत अब मुश्किलात से निकल आई है और अब अपोजिशन जो है ना वो मुश्किलात में गिर गई है। आप देखें कि जो उन्होंने एक बजट दिया हुकूमत ने, इस वक्त हुकूमत पर 2-3 साल बाद अब विनिंग पोजीशन पे आ रही है। जो उन्होंने बजट दिया है, IMF ने उसकी बहुत मुखालफत की, उसके दबाव को परवाह किए बगैर एक अच्छा और एक बैलेंस बजट दिया है। ठीक है। कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने FPR को मुबारकबाद दी है कि आपने जो टैक्स वसूलियाँ की हैं वो 18% ज़्यादा हैं। ये हुकूमत की एक कामयाबी है। ऊपर से कोरोना है, हालात कैसे थे, कारोबार हमारे मुल्क में कैसा जा रहा था। तो अगर इसमें टैक्स वसूलियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि यह हुकूमत की कामयाबी है, हुकूमत स्ट्रेंथ में आई है। दूसरा यह है कि जो एक्सपोर्ट है हमारी वो भी 18% बढ़ी है। ये भी एक अच्छी बात आई हुकूमत की तरफ से। और ये जो महंगाई मेन इशू था हुकूमत के खिलाफ। तो अभी जो इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट दी है उसमें साल 2020 और 21 के दरमियान का जो साल है, इसमें इससे पहले जो महंगाई थी वो डबल डिजिट में बढ़ रही थी। सही। अब जो है वो सिंगल में आ गया, अब 9.7 आ गया, पहले 10 से ऊपर थी। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई का ग्राफ भी इदारा शुमारियात बता रहा है कि कम हो रहा है। ये भी हुकूमत की एक अचीवमेंट है। बिजली के वाले से जो सर्कुलर डेट था वो हर साल बढ़ रहा था, इस साल वो भी कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो कामयाबियाँ समेटी हैं और अब लग रहा है कि हुकूमत फोर्स में आ रही है और हुकूमत अगले इलेक्शन की तैयारी में है। ठीक हो गया। हुकूमत की पूरी मशीनरी अब पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो पहले 2 साल तो बड़ी एक्टिव रही है अब बिल्कुल डाउन हो रही है और उसकी बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब पता नहीं ये जो हमारे अपोजिशन लीडर है अवाम को कितना बेवकूफ़ समझते हैं कि चंद दिन पहले जनाब आपने बयान दिया है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे, सर दर्द की बाजी लगा देंगे, एडी चोटी का जोर लगा देंगे। और हुआ क्या कि बजट वाले जिन्हें मौसूफ गायब हैं आए ही नहीं। आवाम को कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरी राय लेंगी तो अपोजिशन जो है इस वक्त 100% कमज़ोर है और हुकूमत उसका मसला यह है कि हुकूमत डोमिनेट कर रही है और ये इनकी कमजोरी बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल सही है। हामिद खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऑपोजिशन की कमजोरी ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, फ्रेंडली और कमजोर है? मैं ये समझता हूँ कि देखें, ऑपोजिशन फ्रेंडली नहीं है, ना ही हो रही है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि पिछली सारी हुकूमतों के मुकाबले में इस ऑपोजिशन ने सबसे ज्यादा हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा कोशिश की है हुकूमत को हटाया जाए। मतलब इमरान खान साहब के धरने का हवाला तो दिया जाता है, लेकिन इन्होंने धरने भी दे दिए, इन्होंने लॉन्ग मार्चें भी कर ली, इन्होंने PDM की शक्ल में पूरे मुल्क में जलसे भी कर लिए। बात यह है कि अपोजिशन हर हालत में इमरान खान को और हुकूमत को हटाना चाहती है। लेकिन एक तो बुनियादी बात है कि ऑब्वियसली फौज की इमरान खान साहब को सपोर्ट है, फौज और इमरान खान साहब एक पेज पे हैं इस हवाले से। दूसरी बात ये कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जिस दौर से गुजरा है उसके अंदर हमें ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो फौज एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुल्क को चलाए, और वो मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी था। अपोजिशन फ्रेंडली नहीं है, अपोजिशन की कोशिश तो जरूर है। हाँ, अपोजिशन का अंदर का इंतशार उसको उतना मजबूत नहीं होने दे रहा। अपोजिशन के अंदर हर पार्टी के अपने अपने गोल्स हैं, अपने अपने टारगेट्स हैं। किसी का टारगेट है कि उसको लंदन जाने दिया जाए, किसी का टारगेट है कि उसको नैब की पेशियां ना भुगतनी पड़ी, किसी का टारगेट है कि उसकी सिंध की हुकूमत बच जाए, किसी का टारगेट है कि उसको सेनेट में सीटें या चेयरमैनशिप मिल जाए या अपोजिशन लीडर बन जाए। तो अपने अपने टारगेट्स की वजह से मैं ये समझता हूं कि ये अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं है, बल्कि हर एक अपने अपने मुफाद की वजह से अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठा हुआ है। इस वजह से अपोजिशन उस तरह मुजाहमत नहीं कर पा रही। लेकिन ये फ्रेंडली अपोजिशन नहीं, बल्कि तमाम अपोजिशन अपने अपने टारगेट्स के हसूल के लिए चल रही है। और इसी वजह से इस अपोजिशन के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि
जो हुकूमत है वो इन सब को अच्छे तरीके से टैकल कर पा रही है, क्योंकि ये अपने अपने टारगेट्स पे पड़े हुए हैं। इनको ये है कि ये अपना मुफाद देख रहे हैं। इन्होंने अवाम के सियासत नहीं की, अवाम के मसाइल पे अपोजिशन ने कोई सियासत नहीं की। महंगाई का रोना भी नहीं रोया, महंगाई की बात भी नहीं की, बल्कि मूरद इल्जाम ठहराया गया। तो इस सारी सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन है, बल्कि अपोजिशन खुद इंतशार का शिकार होने की वजह से उस तरह का मज़ाहमत नहीं कर पा रही। जी जी ठीक है हामिद साहब, आपका भी पॉइंट आ गया। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप सब जानते हैं कि इंडिया में अगर कोई परिंदा भी पर मारता है तो वो पाकिस्तान का नाम आ जाता है। अगर कोई कबूतर उन्हें उड़ता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है और वो कहते हैं कि इसके अंदर चिप लगी हुई है, और वो भी पाकिस्तान का नाम आ जाता है। कोई गुब्बारा इधर से उड़ता है तो उसका भी पाकिस्तान पे नाम आ जाता है कि ये पाकिस्तान की तरफ से सब कुछ किया जाता है। आखिर ये है क्या? अब ड्रोन का वावेला मचाया जा रहा है कुछ दिनों से। इंडियन मीडिया जो है वो प्रोग्राम कर करके न्यूज बुलेटिन के अंदर, स्पेशल ट्रांसमिशन के अंदर देखते हैं कि हम किस तरह से वावेला मचाया जा रहा है। पागल हो गया इंडिया मीडिया। अब यहां पर सवाल असल में ये पैदा होता है, जब भारत की तरफ से इल्जाम तराशियां की जाती हैं आए रोज छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर भी, क्या इतना ज्यादा खौफजदा है भारत पाकिस्तान से? शुएब साहब, मुझे हैरानी होती है इंडिया के ऊपर बाज दफा कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान से एक ड्रोन दाखिल होता है और वो जाके उनके एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। तो भाई फिर तुम किस चीज की हिफाजत कर रहे हो? तुम कहाँ, तुम्हारे ये लोग सोए हुए हैं? तुम्हारे राडार्स किधर हैं? तुम्हारा वो जो सिस्टम है जो मॉनिटर करता है पाकिस्तान की सरहद को, क्या वो इतना फेल शुदा है कि वो एक ड्रोन को नहीं देख सका? बिल्कुल। उनके तरफ से ड्रोन आते हैं 500-600 गज तक आते हैं पाकिस्तान में, फिर वापस नहीं जाते कभी। बिल्कुल नहीं जाते वाकई। और हमने जब मुस्तकिल गिराते हैं हम उनके ड्रोन, आज एक और गिरा दिया, आज एक और गिरा दिया। वो बेसिकली कैमरे होते हैं जो वहाँ से रिपोर्ट, उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है कि वो 500-600 गज तक आके पाकिस्तान के पूरे इलाके की एक रिपोर्ट पीछे पहुंचा देते हैं अगर लाइव हैं। अगर तो वो उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी है, रिकॉर्डिंग है, तो फिर वो भी बेकार हो गया कि वो गिरा दिया गया। ठीक है। तो हम तो कोई बच के जाने नहीं देते, और वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनका ड्रोन हमारे एयरपोर्ट के अंदर आ घुसा। बिल्कुल सही। एयरपोर्ट के अंदर आया था, अपनी नाअहली को तस्लीम तो उस कर रहे हैं। ड्रोन के अंदर कोई मिसाइल भी लगा हुआ था क्या? वो कोई चला जाके वहां पे कि तुम्हारे एयरपोर्ट पे कोई नुकसान हुआ, कोई गढ़ा पड़ा, कोई रनवे तबाह हुआ, कोई तैयारा तबाह हुआ, कोई इमारत गिरी? कुछ भी नहीं, पर एक ड्रोन का अटैक हुआ है। तो ड्रोन अटैक जहाँ पे होता है वहां कुछ तो नजर आता है। बिल्कुल। उनका तैयारा हमने गिराया था तो तैयारा भी दिखाया था, और तैयारा उड़ाने वाला भी दिखाया था, चाय भी पिलाई थी। चाय भी पिलाई और वो उसकी मूंछों की तो दड़ी शक्ल तो मुझे भूलती नहीं है। जी बिल्कुल। जो स्पेशल एक अभिनंदन स्पेशल कट था वो उसका, जिस तरह की मूंछें थी। बिल्कुल। तो बात ये है कि उनके पास सिवाय इल्जाम तराशी के कुछ नहीं रह गया। वो अपनी आवाम को धोखा देना चाहते हैं। उन्होंने एक पाकिस्तान बनने से लेके आज तक एक उनका एक सिलसिला चला हुआ है कि जो गलतियां हैं, जो खराबियां हैं, जो तकलीफ हैं, जो मुश्किलात हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को हैं, वो सारी पाकिस्तान पे डाल दो कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया। ओ भाई, हम तुमसे 6 गुना छोटा मुल्क है, तुम 6 गुना बड़े हो, और फिर भी तुम हमारी वजह से मुश्किल में हो। सही। तो उन्होंने आज तक सीखा नहीं है, बदकिस्मती है। और अभी तक जो अपना कांग्रेस की हुकूमत थी वो एक लिबरल कहलाते थे। सही। ये एक बदकिस्मती हुई है कि ये हिंदू है और अब हिंदू रियासत बना रहे हैं। दुनिया में हिंदू रियासत सिर्फ नेपाल है। सही। या सखम है। अब ये दुनिया की इतनी बड़ी मुमलिकत को सिख मुमलिकत, अपना हिंदू मुमलिकत बनाना चाहते हैं, और भूल गए कि वहाँ पे मुसलमान भी 20-22 करोड़ हैं। 5-6 करोड़ हिंदू सिख भी रहते हैं, अपना बुद्ध भी हैं, बिल्कुल सही, जैश भी है, अपना जैन भी हैं, सारे वहाँ रहते हैं। उनके होते हुए आप लिबरल मुल्क बना सकते हैं, आप हिंदू मुल्क नहीं बना सकते। भारत खौफजदा है सर पाकिस्तान? भारत बिल्कुल खौफजदा है पाकिस्तान से, और उस दिन से खौफजदा है। उन्हें ये पता था जहाँ के दौर में भी कि हम एक एटॉमिक
पावर है। बिल्कुल ऐसा ही। वो ज़ियाउल हक साहब जो वहाँ पैगाम देने गए थे जी, ना बिल्कुल। मैच क्रिकेट का देखने Exactly। कि गलती मत करना, जवाब पूरा मिलेगा। बिल्कुल ऐसा उस ही। वक्त तक तो हमारे पास F-16 थे Exactly। में फेंकने के लिए। बिल्कुल। अब तो F-16 नहीं है, अब तो इसका मिसाइल मतलब है। खौफ जो है और फिर दुनिया के इस तरह के इंडिया छोटे-छोटे से इल्जामात बहुत से बेहतर मिसाइल हमारे ठीक हो पास। गया, बिल्कुल सही हो उनका गया। ये खौफ जो है ना वो उनको हर वक्त लर्ज़ा रखता है। सही है। और वो कांपते रहते हैं कि पता नहीं आजकल क्या कर देगा, क्या कर देंगे। ये उसी का हिस्सा है। उसी का हिस्सा। फयाज साहब फरमाइएगा, अब इस तरह से ये जो छोटे छोटे इल्जाम लगाते हैं बच्चों वाले, ये तो फिर इनके सवालिया निशान है ना, एक रडार सिस्टम पर, सिक्योरिटी इदारों पर, सिक्योरिटी सिस्टम पर, उनकी अफवाज पर, फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। खौफ है उन्हें पाकिस्तान से? सुमारा, ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इंडिया, ये तो इतने छोटे छोटे इतने मामूली हैं, बच्चों वाले हैं कि इन पर तबसरा करना, उनका जिक्र करना भी वक्त ज़ाया करने वाली बात है। खुद भी उनको एहसास है। असल में बात यह कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा इंडिया आज खौफज़दा है। पहले भी हम बात करते थे इंडिया डर रहा है, नहीं डर रहा। जब हमने एटम बनाया तो शायद इतना नहीं डर रहा था। आज इंडिया डर रहा है। सही। वो क्यों डर रहा है? आज वो मोदी सरकार है, जिसको शेख साहब मोदी सरकार भी कहते हैं। एग्जैक्टली। वो खौफज़दा यह है कि पाकिस्तान को एक लीडर मिल गया है। पाकिस्तान का एक लीडर मैदान में खड़ा हो गया है, जिसने पार्लियामेंट में खड़ा होकर अमेरिका को ललकार दिया है। बिल्कुल। कि यस, बहुत हो गया, अब नहीं। ये छोटा खौफ नहीं है। वो ये उनके जो है ना थिंक टैंक इंडिया के, वो परेशान बैठे हुए हैं, जानवर परेशान हैं कि ये क्या बंदा, ये इस कौम को एक लीडर मिल गया है। देखिए, लोगों के कौमों के वसाइल कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। अब उनको जो जेन्युइन खौफ ये है कि पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिल गया है जो आंखों में आंखें डाल बात कर रहा है अमेरिका की। बिल्कुल। ठीक है ना, और उनको कैसे जवाब दे रहा है। और वो चाइना के साथ पहले भी हमारे ताल्लुकात होते थे, लेकिन अब जो लीडर है उसने कहा है कि चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है। और आप जब देखेंगे, जब चाइना सुपर पावर बनेगा तो पाकिस्तान यकीनन उसका इत्तेहादी और उस होगा। लीडर के इंडिया में भी ऐसे ताल्लुकात नहीं है इत्तेहादी जैसे पहले होगा। और अब इंडिया को खौफ है जब चाइना सुपर पावर, कारोबार नहीं है। एग्जैक्टली। जब चाइना, यानी लीडर वो आ गया जिसका कोई मुफाद नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो सही। पाकिस्तानी कौम का सोच रहा है, जिसको जान की परवाह नहीं है, जिसको किसी भी बड़े से बड़े बंदे का, वैसे ही उसका मजाज भी ऐसा है। Exactly। वो अंग्रेजों से ज़्यादा डरने वाला बंदा नहीं है, ना अंग्रेजों को कुछ समझता है। तो उनको ये भी पता है कि चाइना सुपर पावर बन गया तो पाकिस्तान उसका इत्तेहादी है, और सुपर पावर के इत्तेहादी होने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अफगानिस्तान में भी उसकी इंडिया की दाल गल नहीं रही, और उनको पता है कि खान साहब ने वहाँ जो पाकिस्तान के लीडर हैं उन्होंने बड़ा डायरेक्ट एक स्टांस ले लिया और वह उस पर कायम हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जितने भी छोटे मोटे इल्ज़ाम आते हैं, ये इंडिया खुद अपनी बेइज्जती कर रहा है और दुनिया को जाके इंसाई का मौका दे रहा है। एक्चुअली वो अंदर से पहली बार और सही मानू डरा हुआ है, और इसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप को जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। अच्छा, हामिद साहब क्या कहेंगे? हमने देखा है कि आपने इंडियन चैनल पे बैठ के वहाँ के एंकर्स को वो धोया, वहाँ पे वो जो उनके दिफाई तज्जियाकार बैठे थे उनको भी आपने बात करने का मौका नहीं दिया। उनके फौजी जो है उनके बारे में भी आपने बड़ी सख्त बातें की, बड़ा अच्छा डिफेंड किया आपने। क्या कहते हैं, क्या वाकई खौफ है पाकिस्तान से इंडिया को? मेरा बात ये है कि इब्राहिम साहब अगेन अपनी बात कर रहे हैं, उनकी बात से भी इनकार नहीं। शहबुद्दीन साहब की भी बात ठीक है, लेकिन बात तो ये है कि भारत अजल से खौफजदा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के वजूद के दिन से खौफजदा है। चाहे वो नेहरू का आप 1951 का बयान ले लें या 1953 में उसकी जो है वो पूरा जो लेटर उसने लिखा बरतानवी हुकूमत को, उसको ले लें कि जी ये होने वाला है, वो होने वाला है। तारीखी तौर पर भारत पाकिस्तान से खुद को गैर महफूज तस्वुर करता है। और दूसरी बात ये कि जब से बीजेपी की हुकूमत और ये आरएसएस की हुकूमत आई है मोदी की, ये एक ऐसे खौफ में मुब्तला हैं जिसका इन्होंने पूरी अवाम अपनी को पागल किया हुआ है कि जी पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा। और उसके नतीजे में उन्होंने हमेशा 2016 का भी इलेक्शन जीता और 2020-21 का इलेक्शन भी मोदी ने इसी खौफ से जीता है। अवाम को खौफ दिला करके पाकिस्तान जो है वो पता नहीं एटमी हमला कर देगा, पाकिस्तान ये मिसाइल बना रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है। बात ये कि हकीकत ये कि पाकिस्तान हर काम अपने दिफा में कर रहा है उस 7 गुना बड़े बदतरीन दुश्मन के लिए जो इंतहाई ओछे हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। कभी वो यूरोपियन डिसइंफो लैब की शक्ल में 650 मीडिया हाउसेस बना देता है, और कभी वो इसराइल के हवाले से प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करता है, और कभी ये ड्रोन हमलों का जो है या ड्रोन का जो अटैक या
ड्रामा रचाकर अपनी आवाम को भी पागल बनाता है और खुद अपने आप लिए मसाइल भी पैदा करता है। मैं समझता हूँ कि खौफजदा होने के साथ साथ हर बात के पीछे मोदी का पॉलिटिकल एजेंडा होता है, सियासी तौर पर वो उससे फायदा उठाना चाहता है और इसी पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से हमने देखा कि देखें, आपको बताता हूँ, कलकत्ता का इंतखाबात ही ममता बनर्जी उनसे हार गए हैं, बड़ी बुरी शिकस्त हुई, इन्होंने कभी नहीं सोचा था। उसके बाद अब ये यूपी के इंतखाबात आ गए हैं, दूसरे कश्मीर में इंतखाबात आ रहे हैं। इस सारी जगह के ऊपर बीजेपी के लिए बड़ा जरूरी हो गया है कि वो कोई ऐसा स्टांस, कोई ऐसा ड्रामा खड़ा करे कि अवाम का वोट दोबारा हासिल कर सके, क्योंकि कोरोना में बदतरीन हालात में, कोरोना से निपटने में इंतहाई नाकामी की वजह से जो अमरीकियों ने ट्रंप का हाल किया वही मोदी का हाल होने वाला है। लेकिन मोदी उसको बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में अभी टाइम है, जनरल इलेक्शन में इंडिया के, इस तरह के स्टंट करके वहां पर ये बात साबित करना चाह रहा है कि मोदी ही वाहिद चॉइस है इंडियंस के लिए, और इंडियंस को पाकिस्तान से डरा कर वो अपनी सियासत चमकाता आ रहा है, चमकाता रहा है, चमकाता रहेगा। पाकिस्तान का काम यह है कि उनका फॉल्स प्रोपेगेंडा बेनकाब करे। मैं आप हर जगह जहां हम इंडिया का फॉल्स प्रोपेगेंडा बेनकाब कर सकते हैं, हम करते रहें और इसी में हमारी कामयाबी है। लेकिन ये कहना कि इंडिया हमसे खौफजदा है या नहीं है, ये ड्यूअल पॉलिसी है। इंडिया मतलब अवाम को खौफजदा करके हमारे आगे खड़ा किया जाता है, दूसरे एंड के ऊपर हमारे खिलाफ साजिशें बुनकर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से दोनों महाजों पर इसको शिकस्त होगी। जी ठीक है, हामिद साहब आपका भी जवाब आ गया। अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की, जिसकी तीसरी लहर जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बहुत हद तक हम अब सेफ हैं। और दूसरी बात, अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा सिस्टम जो है वो मुतारिफ करवाया गया और उससे लोग जो है वो मुस्तफीद भी हो रहे हैं। पहले 60+ लोगों को, फिर 50 जिनकी एज है 50+ लोगों को, 40+, 30+, 19+, और अब तो ड्राइव थ्रू फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है पाकिस्तान में और लोग जो है वो वैक्सीनेटेड हो रहे हैं। लेकिन एक अभी खतरा है चौथी लहर का। एनसीओसी की तरफ से खबरदार किया गया है कि पॉसिबिलिटी है कि चौथी लहर भी आ सकती है। अब हमारा यहाँ पर जो सवाल है इस हवाले से वो ये है कि क्या चौथी लहर के हवाले से पाकिस्तान जो है वो तैयार है, क्योंकि उससे पहले हमारे पास ज़ाहिर है वैक्सीन भी नहीं थी, हम मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थे। अब सिचुएशन क्या है ये हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। शुएब साहब, पाकिस्तान तैयार है? गवर्नमेंट तैयार है, अवाम तैयार नहीं है। अच्छा। कल मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी तीनों वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने गए थे। अभी कल की बात है। मुझे रात को आकर मेरे बेटे ने जो बताया वो बड़ा ही अलार्मिंग है। उसने कहा हम जब वहाँ गए तो वहाँ पे 3 लाइनें थी। उन्होंने कहा जी जो लोग दूसरी डोज लगवाने आए हैं और साइनोफार्म वाली वो इस लाइन में चले जाएं। ठीक है। जो पहली डोज लगवाने वाले हैं वो इस लाइन में चले जाएं। उसने कहा पहली वाली जो लाइन थी साइनोवैक की, वहाँ पे रश नहीं था। अच्छा। हम दूसरी डोज लगवाने गए थे, वहां थोड़े बहुत लोग थे। ठीक है। यानी कि दूसरी डोज लगवाने वाले तो आ रहे हैं। असल बात ये है कि पहली डोज लगवाने वाले कहाँ हैं? एग्जैक्टली। उनसे पूछा कुछ लोगों से, उन्होंने कहा जी हमने तो साइनोफार्म लगवानी है, हम साइनोवेक नहीं लगवाएंगे। सही। अब ये एक बड़ा अजीब सा एक ज़हनी वो मसला आ गया है। लोग शुरू से साइनोफार्म सुन रहे थे। अब जब साइनोवेक आई है तो वो थोड़ा सा उनको तैयार करने की जरूरत है। ठीक है। कि ये वैक्सीन भी चाइना से ही आई है, वैसी ही वैक्सीन है जैसी ये पहले वाली थी। दोनों एक ही चीज हैं। अब आप इसको या वो लगवा लें या वो लगवा लें, एक ही बात है। ठीक है। हमारे यहाँ उस बेशुमार लोग वो हैं जो आज भी ये कहते हैं लो ये की हो गया, मैनू की होया, कि कोई कुछ होया, तुझी 2 लो आई फिर दे हो, मैंने तो कुछ नहीं होया। मतलब लोग इसको फखरिया कह रहे हैं कि मैंने अगर नहीं लगवाई है तो मुझे क्या हो गया। ये बात गलत है। एक चीज इस वक्त जो कम फैल रहा है उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों ने लगवा लिया है। लेकिन गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि इतने करोड़ लोग दिसंबर तक कर लेंगे, हो जाए, वो मुश्किल नजर आ रहा है मुझे। उसके लिए तो फिर बेहतर हाल वही है जो गवर्नमेंट ने किया है कि कोई भी प्राइवेट मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम जुलाई के बाद दफ्तर में तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट नहीं ना होगा तो। ठीक है। लेकिन एक दूसरा भी होना चाहिए कि वो दुकान नहीं खुलेगी जहां के मालिक और उसके मुलाजमीन के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ना हो, वो दुकान बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल सही।
आप जब इस तरीके से लोगों को मजबूर करेंगे तो ये उसी सूरत में राजी होंगे। ये अमेरिका या बरतानिया नहीं है जहाँ पे आप लोगों से कहें आप आए आप लगवा लें, लोग लगवा रहे हैं। उन्हें पता है कि इतने लाख लोग हमारे मर चुके हैं, बाशऊर है वो, हम अगर नहीं लगवाएंगे तो हमारे साथ भी बुरा होना है। ठीक है। अब हमारे यहाँ भी 23-24 हज़ार लोग तकरीबन आज तादाद पहुंच चुकी है। लेकिन वो जो आप मुझे एक बंदे ने जवाब दिया, मैं हैरान हो गया। उसने कहा हर साल इससे ज्यादा लोग तो दिल की बीमारी से मर जाते हैं। Exactly. इससे ज्यादा तो कैंसर से मर जाते हैं। तो कोरोना ने नहीं है, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है ना लोगों नहीं में। है, बिल्कुल अभी सही, तक इसकी लोग वजह उसको से कबूल करने पे तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान हमारी हुकूमत जो है वो तैयार है। वो खौफ जो है ना, ठीक है, वो खौफ भी उन्हें तैयार नहीं कर पा रहा। ठीक है। अवाम को अब थोड़ा सा ना मीडिया ने वो बीमारी को अहमियत देनी कम कर दी है जो पहले थी। ठीक है। 2 साल पूरे हो रहे हैं। 1919 और 1920 में जो थी वो भी 2 साल चली थी, ठीक हो गया। दुआ करें कि ये भी 2 साल अल्लाह करे, बिल्कुल से। लेकिन बात तो ये है ना कि चौथी लहर की का भी खदशा बिल्कुल आज खड़ी है, सामने खड़ी है। फैज भाई सब क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान तैयार है इसके लिए? शोएब साहब किस कौम की बात कर रहे हैं जो आज भी नवाज शरीफ के नारे लगा रहे हैं? बदकिस्मती है। तो मैं समझता कि ये एक अभी जो छोटा सा कंफ्यूजन है, पहले असल में था कि कोरोना की वैक्सीन आ गया, अब कुछ कंपनीज के नाम आ गए ना, 3-4 तो हो गई हैं। अब एक नया थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन फैल रहा है कि लोग डॉक्टर से रब्ता कर रहे हैं जी कौन सी लगवाएं, कौन सी दवाई जो है, कौन सी वैक्सीन है, उसके लिए बाहर जाने की इजाजत मिलती है, कौन सी वैक्सीन पे। अच्छा, जिन लोगों का बाहर से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी पूछ रहे हैं, वो भी ये कनाडा के लिए कौन सी है, लंदन के लिए कौन सी है। ये एक नया थोड़ा सा ना कंफ्यूजन फैल गया, और इस बारे से वो डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जो बाहर जाने वाले इदारे उनसे भी पूछ रहे हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये चीज़ें आ गई हैं। और एक और जो बात है कि जो वैक्सीन का मामला है ना, इसमें जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और गरीब लोग हैं वो इसको बिल्कुल मजाक समझ रहे हैं। सही। वो बिल्कुल वो समझते हैं कि आपने लगवा लिया, हमने लगवाया। वो अपने आप को मुतमईन समझ रहे हैं कि ये सूरत हाल ख़राब है। मैं समझता हूँ कि NCOC ने पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया। क्रेडिट देना चाहिए हुकूमत को, पहली लहर में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुल्क में हमारे इतना नुकसान नहीं हुआ जानी, और इतने लोग अफेक्ट नहीं हुए जितना इंडिया या दूसरे मुल्कों में हुए हैं। तो ये जो तीसरी चौथी लहर की खबर आ रही है, अल्लाह करे ये लहर ना आए। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत के इंतजाम ठीक हैं सारे, और NCOC वो भी सही काम कर रही है। थोड़ा सा लोगों को इस तरह राग़ब करने की ज़रूरत है, सारे लोगों को मिलकर, हुकूमती इदारों को भी, और जो दूसरे रफ़ाई इदारे हैं, कि ये इसको मजाक ना समझें। ये बड़ा सीरियस इशू है। आप अगर नहीं लगवाते तो अब दूसरों के लिए ख़तरा बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, इंतज़ामी मामला भी चलने चाहिए, वो भी सारे होने चाहिए स्टेप, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी कंटिन्यू रखने चाहिए, और लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए कि इसका तमस्कर ना उड़ाएं। ये बहुत सीरियस चीज़ है, चौथी और पांचवी लहर भी आ सकती है। तो आपको अगर अल्लाह ताला ने ये सेफ रखा है, महफूज रखा है, और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो हम सब मिलकर इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, और अपनों के लिए सबसे बढ़कर रीज़नेबल तरीका का मुजाहरा करें। और कोई ऐसी लहर आने से पहले हम पहले जो तीसरी लहर है उसको मुकम्मल तौर पर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो वैक्सीन है उसको इतनी इजी मिल रही है, ये आपकी नेमत है, अल्लाह की नेमत है, हुकूमत की मेहरबानी है, और उस बंदे की मेहरबानी है जिसने ये बनाई है। तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और इसके बारे में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप समझते हैं पाकिस्तान तैयार है? तैयार है। ठीक है। अच्छा, हमें सब क्या कहेंगे, जब ये लहर आई थी उस वक्त भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा अच्छा उसको किया गया, एक दफ़ा मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले गए। अब दूसरी लहर में भी, तीसरी लहर में भी स्मार्ट लॉकडाउन को फॉलो किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम सेफ हैं। तो अब भी अगर चौथी लहर आती है, खुदा ना खास्ता, तो पाकिस्तान तैयार है उसके लिए, क्योंकि अब तो वैक्सीनेशन भी हो रही है। जी, कोरोना की चौथी लहर का जो खदशा है, अल्लाह ताला उससे पाकिस्तान को महफूज रखे। मैं तो ये बार बार कह चुका हूं कि देखें जी, चाहे पहली लहर हो, दूसरी हो, तीसरी हो, हुकूमत के इकदाम अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह के खुसूसी फजल व करम की वजह से पाकिस्तान उस तरह तबाही और उस तरह का शिकार नहीं हुआ जिसका बाकी ममालिक हुए। सबसे बुनियादी वजह यही है कि मैं समझता हूं कि अल्लाह का खुसूसी फजल व करम रहा, वरना मैं नहीं समझता कि हम पाकिस्तानियों ने बहुत एहतियात की, बहुत SOPs का ख्याल किया, अभी भी नहीं करते हैं। सही। लेकिन कोरोना को हकीकत समझना चाहिए, कोरोना के ऊपर हुकूमत को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। NCOC को जनाब हर तरह के इकदाम के हवाले से तैयार रहना पड़ेगा, वरना अल्लाह ना करे कोई एक लहर भी खतरनाक होगी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के लिए इंतहाई खतरनाक होगी।
पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। और कोरोना के हवाले से मैं सिर्फ यही सही। कहूँगा कि खुदारा एहतियात ज़रूर करें, लेकिन एहतियात के नाम के ऊपर हम ये नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते कि लॉकडाउन करें, पूरा मुल्क बंद कर दें, दिहाड़ीदार तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर दें। ये पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। यानी मतलब एक सही। सीधी सी बात है कि आप जानती हैं कि पाकिस्तान में जितना दिहाड़ीदार तबका है, वो जैसे ही लॉकडाउन हुआ वो किस तरह की मुश्किलात का शिकार हो गया, रेडी वाला और हर तरह के लोग। तो इस हवाले से पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चौथी लहर के लिए आवाम को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है, SOPs पर अमल करने की ज़रूरत है, वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन के अमल में साथ देने की ज़रूरत है। और ये वो वाही चीज़ है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एम्फेसाइज करना है, जोर देना है और आवाम को बताते रहना है कि जी आप वैक्सीन लगवाएं, एहतियात करें और जो अल्लाह ना करे जिनको कोरोना हो जाता है वो फ़ौरन आइसोलेशन में चले जाएं, घर में एहतियात करें ताकि ये दोबारा चौथी लहर ना आए और ना ही कोई कोरोना इस तरह फैले। लेकिन जिस तरह कोरोना का पाकिस्तान ने मुकाबला किया वो पूरी दुनिया ने तारीफ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, बिल गेट्स फाउंडेशन ने, अमेरिका ने, चाइना ने, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। और अगेन हुकूमत का उसमें किरदार ज़रूर है, कोशिशें ज़रूर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की डिटर्मिनेशन ज़रूर है। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी जो है वो मारूजी सी हैसियत रखती हैं एज़ कम्पेयर टू उस अल्लाह के करम और फजल से जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर हुआ और पाकिस्तान पर उस तरह से कोरोना ने ख़तरनाक पंजे नहीं गाड़े। अल्लाह ताला पाकिस्तान को चौथी लहर से भी महफूज रखे और आवाम से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ एहतियात करें, SOPs पर अमल करें और वैक्सीनेशन के अमल में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हामिद खान साहब, सही फरमाया आपने, क्योंकि अब हुकूमत की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दी गई है क्योंकि केसेस जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो गए हैं। और शादी हॉल्स की बात करें, अगर हम गैदरिंग्स की बात करें तो उसमें थोड़ी सी जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, लेकिन फिर भी अभी भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी भी हम डिस्टेंस हमें रखना है, अभी भी हमें सैनिटाइज करना है अपने आप को, अपने बच्चों को। स्कूल की भी अभी वही रूटीन है, हम देख रहे हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन, और सरकारी स्कूलों में तो छुट्टियाँ भी कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। सैयद शोहबुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, फयाज बड़ाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हामिद खान अल-मशरिकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इंग्लैंड से आप टाइम निकालते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।